हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ WTI टॉक्स। हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो एकेडेमिया, पॉलिटिक्स या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसके अंदर जो टॉपिक्स की नेचर है वो ज़्यादातर बड़ी ही कंटेम्प्रेरी या वेरी सिम्टोमेटिक है। फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्ट डिस्कस होंगी, इंपोर्ट्स डिस्कस होंगी और ज़्यादातर मेजॉरिटी टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ या पर्सनस, इनके ऊपर बात होती है। बट जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं हमारे, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो आज हम डिस्कस करेंगे, वाटर क्राइसिस, इसके ऊपर बहुत ही कम या बिल्कुल ही बात नहीं होती। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने जिसको इनविटेशन दी है आज, ही इज़ नन अदर देन कर्नल आबिद अली सिंधु साहब। He has served in the army from the past 27 years. ना सिर्फ ये बल्कि he is also a PhD scholar and he writes in all the newspapers of Pakistan from the past 12 years as a freelance journalist. इसके साथ साथ he appears regularly on television shows as a defense analyst और वाटर क्राइसिस पे, क्लाइमेट पे, इन सब के ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी भी है, ग्रिप भी है। वेलकम टू द शो सर। तो सर, सबसे पहले तो ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए, मुझे एनलाइटन करने के लिए बताइएगा कि वाटर क्राइसिस होता क्या है और पाकिस्तान में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, किस हद तक सीरियस इशू है ये। जी देखें, वाटर क्राइसिस तो पहले तो वाटर क्राइसिस को समझने से पहले ये देखना चाहिए जी कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। हिस्टोरिकली आप देखें तो इवन 3000 BC से आप हिस्ट्री देखें तो जो वाटर है वो हमेशा से एक इशू रहा है, क्योंकि सिविलाइजेशंस जो थी जिन जगहों पे थी वो सब रिवर के, मेसोपोटामिया में यूफ्रेट्स के किनारे, इंडस के किनारे, नाइल के किनारे, तो वो वाटर वाज ऑलवेज अ इशू। और वाटर इवन रिवर्स होने के बावजूद भी, क्योंकि वो ग्रेविटी बेस्ड नहीं थे और वो लिफ्ट करके पानी का बंदोबस्त किया जाता था, तो जिसका रिवर पे कंट्रोल था वही कंट्रोल करता था। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो वाटर है, मैं इस आपकी सवाल से मुझे भी याद आया, मैं ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा कोर्स करने गया तो वहाँ पे हमें, जब हम आउटडोर्स पे जाते थे तो एक बॉटल्स दी जाती थी पानी की और उसके नीचे टैग पे मोहम्मद लिखा होता। तो पहले मैं समझता रहा शुरू में कि ये कोई शायद कंपनी है ओन्ड बाय सम अरेबिक पर्सन जिसका साथ नाम लिखा हुआ है, लेकिन एक दिन मैंने गौर से देखा तो उसके उस टैग के नीचे एक बहुत ही छोटे से हरूफ में एक हदीस लिखी हुई थी कि डोंट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ रनिंग स्ट्रीम, और नीचे लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो वाटर की ये इम्पोर्टेंस है और ये हमें एज अ मुस्लिम भी आई थिंक समझना चाहिए। फिर जो करबला का वाक़या है वो भी देखें, इट इज़ अ पूरा एक वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो करबला का वाक़या भी उसको सिग्निफाई करता है। अच्छा, अब ये जो क्राइसिस है जिसमें पाकिस्तान, अब हम कंटेम्प्रेरी अगर उस एंगल से बात करें तो पाकिस्तान इस क्राइसिस में कोई एक दिन में नहीं आया। पाकिस्तान ये क्राइसिस जो है ना, इट वाज इन मेकिंग सिंस डिकेड्स। और हुआ ये कि जैसे ही पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद सब जानते हैं कि जो दोनों जो हमारे वो थे, जो हेडवर्क्स थे पानी के, वो दोनों के दोनों इंडिया में रह गए, एक फ़िरोज़पुर में, एक मधुपुर में। और वहाँ से जो कैनाल्स निकलती थी वो इस तरफ आती थी, लेकिन क्योंकि कंट्रोल वहाँ था तो इंडिया ने 48 में जाके पानी जो था वो हमारा 48 के एंड पे, 49 के शुरू में हमारा पानी रोक दिया, जिसके बाद यहाँ पे हमारे ईस्टर्न पंजाब में एक स्वेयर क्राइसिस पैदा हो गया और वीट का क्राइसिस पैदा हो गया। 50s में फिर हमें जो है बहुत सारी वीट डोलमेंट दी अमेरिकन USA ने, और हमारा जो फेमाइन की सिचुएशन थी वो एवर्ट हुई। तो उस वक़्त से अगर आप देखें तो हम एक क्राइसिस के अंदर हैं, जो पानी का क्राइसिस है। और लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखें, आप नेचुरल इंडोमेंट देखें जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है, तो किसी कंट्री को 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के एक ब्रेड्थ के अंदर अल्लाह ताला ने कोई 5 दरिया नहीं दिए। और ये जो इंडस बेसिन ट्रीटी है, इसके अंदर भी अगर आप इन 7 रिवर्स को देखें, 5 हमारे और 2 अगर ब्यास और सतलुज भी शामिल कर लें, तो इन 7 के अंदर से जो 80% पानी जो फ्लो करता है इस पूरे बेसिन के अंदर, वो पाकिस्तानी साइड पे फ्लो करता है और 20% जो है वो इंडियन साइड पे फ्लो करता है। तो अल्लाह ताला ने एक्चुअली दिस पार्ट ऑफ द टेरेन जो है इसको ज़्यादा पानी अता किया था। लेकिन अब ये क्राइसिस में कन्वर्ट इस तरह से हो गया कि जब पाकिस्तान बना तो एक बंदे की जो अवेलेबिलिटी थी पानी की, उसके लिए वो अराउंड 4,000 to 5,000 लीटर्स पर पर्सन पर डे अवेलेबल था।
लेकिन जस्ट आफ्टर पार्टीशन, जैसे मैंने आपको बताया, हेडवर्क्स वहाँ रह गए, तो ये रिड्यूस होकर 2000 हो गया, और आज ये रिड्यूस होके आज एज ऑफ टुडे शायद ये 500 से 600 के करीब चला गया, विच इज़ बेयरली, बहुत सारे इलाकों में तो लोग, जो हमारा साउथ का इलाका है, जो हमारा साउथ पंजाब है, सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पे तो लोगों के पास सिर्फ शायद पीने का पानी भी अब पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो ये क्राइसिस को हमने बहुत सारी जो हमारी मिसमैनेजमेंट है, एक हाइड्रोलॉजिकल मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और प्रोफेशनल मिसमैनेजमेंट, उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते आते हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमारा एक क्राइसिस जो है बहुत स्वेयर बन गया। ठीक सर, ये मिसमैनेजमेंट से ही बल्कि काफ़ी रिलेटेबल दूसरा क्वेश्चन भी था कि हम बात करते हैं क्लाइमेट की, इंडिया की, नेबर्स की, कि वाटर वहाँ से फ्लो होता है, और जिस तरह आपने बताया अभी, तो इसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त वाटर क्राइसिस है, इसमें किस हद तक कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेटिक फैक्टर्स का, किस हद तक कंट्रीब्यूशन है हमारे नेबर का, इंडिया का, एंड किस हद तक हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से जो आपने सब बताया है ये दिस इज़ हैपनिंग। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इंडस वाटर सिस्टम है ना, इसके अंदर हमारे पास जो पाकिस्तान के लिए एंडोमेंट है वो कहा जाता है 135 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन कुछ जगहों पे 132 मिलियन एकड़ फीट भी कहा जाता है। अब इस 132 मिलियन एकड़ फीट के अंदर जो है वो 80% जो है वो इन रिवर्स में आना चाहिए, जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हमारे पास हैं, और 20% इसका जो है वो ईस्टर्न रिवर्स में जाना चाहिए। अब हुआ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की 60s में, उसके बाद ये हुआ कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो एंडोमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई है, और ऐसे कम हुई है कि हमें गैर महसूसाना तरीके से, कि हमें पता नहीं चला कि हमारा पानी आहिस्ता आहिस्ता कैसे कम हो रहा है। उसकी रीज़न ये थी कि जो अक्रॉस है इंडिया, उसने बहुत सारे उसके ऊपर डैम्स बना लिए हैं। अब एक एस्टीमेट में एक इकबाल चीमा साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों आज से 3-4 साल पहले एक बुक लिखी, जो कि हमारे वापडा में भी जिसको बड़ी ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है। उस बुक में उन्होंने लिखा कि कोई 62 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिया ने हमारे रिवर्स पे बनाए हैं, लेकिन 62 तो शायद नहीं है, कुछ लोग उसको 50 के करीब कहते हैं, बाकी शायद इन द मेकिंग है। लेकिन ये जब इन्वर्जन और ये जब एग्रेशन हुई है पानी के ऊपर, तो इस साइड पे पानी जो है वो बहुत कम हो गया। अब आपने दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा आपका ये था कि इस मिसमैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या रोल है। हमने फिर जब इंडिया सब कुछ कर रहा था, देखें जो इंडस बेसिन ट्रीटी है वो जब साइन हुई 60s में, तो एक्चुअली 50s में ही जो है वो वर्ल्ड बैंक को जब हमने भी अप्रोच किया और इंडिया ने भी अप्रोच किया, हमने इसलिए अप्रोच किया कि हमारे पास कैनाल सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास बैराजेस नहीं थे, हमने वो बनाने थे, बिकॉज वो सारा जो नेटवर्क था मैकेनिज्म का कंट्रोल का, वो अक्रॉस ईस्टर्न जो ईस्ट पंजाब है उसके अंदर रह गया था। इंडिया ने इसलिए किया कि इंडिया चाहता था कि वो जो वंस फॉर ऑल, ये जो उसको अंदाज़ा था कि उसके जो रिवर्स में पानी है वो हमारे वाले रिवर्स से बहुत कम है, तो उसको कोई ऐसा एक मैकेनिज्म चाहिए था कि उसको आने वाले टाइम में, क्योंकि पंजाब डिवाइड हो गया था, तो फूड सिक्योरिटी उसकी इंश्योर हो जाए। उसके लिए ज़रूरी था कि उसको हमारे रिवर्स से भी पानी मिले। अब वो रिवर्स तो यहाँ आ गए थे, तो मिलजुल के कोई इन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका एक बैकग्राउंड तैयार किया, और फिर वो जनरल अयूब और नेहरू साहब जो हैं इनके दरमियान में वो ट्रीटी हो गई। उस ट्रीटी के अंदर 12 आर्टिकल्स हैं और उसके साथ एनेक्सेस हैं। वो आर्टिकल्स तो मैं तो अब ये कहूँगा कि बहुत इतने एलेबरेट नहीं हैं, लेकिन जो उसके अंदर एनेक्सेस हैं वो असल में बहुत डैमेजिंग है। फॉर एग्जांपल जो एनेक्स सी है वो डिफ़ाइन करता है कि बेशक पानी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा इस वेस्टर्न रिवर, लेकिन अ पोर्शन और परसेंटेज जो है एग्रीकल्चर के लिए इंडिया भी ले सकता है। फिर जो एनेक्स डी है वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पे बना सकता है, और साथ उसके साथ एक छोटा सा कैविएट ऐड हुआ है कि जी वो स्टोरेज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आज देखें तो इंडिया जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है उसके साथ स्टोरेज भी कर रहा है, और वो स्टोरेज के लिए वो जो उसके लिए जो वो देता है लॉजिक, वो ये देता है कि जी स्टोरेज मैं इसलिए साथ बना रहा हूँ कि अगर स्टोरेज ना करें तो क्योंकि रन ऑफ द रिवर है और ये माउंटेनस गॉर्जेस पे डिपेंडेंट है, जो इसका कैचमेंट एरिया है, तो इसलिए माउंटेनस गॉर्जेस पे होने की वजह से वहाँ से ग्रेवल आती है, सैंड आती है और पार्टिकल्स आते हैं। अगर वो ना हो तो फिर सिल्टिंग हो जाती है। तो उस सिल्टिंग को अगर स्टोरेज ना हो, हेड ना हो, तो मैं साफ़ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। खैर ये इट इज़ जस्ट अ लेम एक्सक्यूज़।
सो ये सारी चीज़ें देखते हुए जी हमारा जो इसी के अंदर एक और मैकेनिज़्म था जो आर्टिकल 8 के मुताबिक इसके इंडस वाटर ट्रीटी के, कि एक कमिश्नर होगा, क्योंकि एक कमिश्नर पाकिस्तानी साइड से होगा, एक कमिश्नर इंडियन साइड से होगा, जो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म ये था कि अगर कमिश्नर जो है वो उन दोनों कमिश्नर्स कुछ आपस में सेटल नहीं कर सकते तो दे विल गो फॉर अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट भी नहीं होता तो फिर दे विल गो फॉर द आर्बिट्रेशनल कोर्ट, जो वो फिर फैसला, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशनल कोर्ट जो फिर उसका फैसला करेगी। अब अगर आप देखें, बहुत पीछे तो मैं नहीं जाता, लेकिन अगर आप देखें तो पहले हमारे जो कमिश्नर थे, वाटर कमिश्नर, उनको अगर आप देखें तो उनके ऊपर एक वो भी था कि जी ही एक्चुअली डिड नॉट परफॉर्म, रादर ही कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट ऑफ जमात अली शाह साहब के, ही कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट। और वो आई डोंट नो उन्होंने इसका जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन वो ओवरसीज़ चले गए और उसके बाद से वापस नहीं आए। अच्छा, अभी जो हमारे कमिश्नर हैं, जो वाटर कमिश्नर हैं, मेहर अली शाह साहब, he has the background of हाइड्रो इंजीनियर हैं, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर हैं, और वो वाटर जो डिस्पेंसेशन है और रिवर सिस्टम्स और इनको समझते हैं। नेस्पाक में बड़ा अर्सा काम किया है। लेकिन देखने की बात यह है कि एक बंदा जो टेक्निकल है, क्या वो नेगोशिएशंस भी अच्छी कर सकता है? क्या वो क्योंकि आपने जब जाना है तो ऑफ कोर्स आपके पास डेटा चाहिए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड होनी चाहिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए, लेकिन पानी के ऊपर बात करने के लिए आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं, आप नेगोशिएट क्या कर सकते हैं। और इंसिडेंटली ये आई थिंक ये एज द लक वुड हैव इट, आज ही के दिन हमारे जो वाटर कमिश्नर हैं वो ही जस्ट क्रॉस्ड यस्टरडे टू इंडिया, और आज पाकिस्तान की 2 दिन की, पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो दोनों वाटर कमिश्नर्स की वो जो एनुअल मीटिंग होती है वो भी हो रही है। और उसमें उन्होंने जो डिस्कस करना है वो पकलदुल और कलनाए और किरू जो हाइड्रो वर्क्स हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान को ऑब्जेक्शंस हैं। इन तीनों के ऊपर उन्होंने बात करनी है कि जी ये चनाब रिवर के ऊपर बनाए जा रहे हैं, तो ये इसके ऊपर दे हैव दी, पाकिस्तान हैज़ दी ऑब्जर्वेशंस। लेकिन इसी के ऊपर जो पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस थी वो फरवरी में जब पिछले साल ये हुई, ये दोनों कमिश्नर की मुलाकात, तो तब भी थी, तब भी ये एड्रेस नहीं हुए, अभी भी ये एड्रेस नहीं हुए। और चनाब रिवर देखें, अगर हमारी जो एग्रीकल्चर को आप देखें तो हमारी एग्रीकल्चर चनाब पे डिपेंड करती है। एक्चुअली हमारे पास स्टोरेज के लिए 2 डैम्स हैं बड़े, आप गाजी बरूथा को तो निकाल दें बीच में से, हमारे पास 19 बैराजेस हैं, हेडवर्क्स हैं, और कुछ 45 कैनाल्स हैं बड़ी, जिनके पास से ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं। ये तो पंजाब का सिस्टम है। अगर आप देखें तो इसी तरह NWF यानी KPK का भी सिस्टम है, जिसके अंदर उसकी अपनी कैनाल्स हैं जो पैराज से निकल रही हैं, मुंडा डैम से निकल रही है, और वो जो पेशावर के पास है वारसक डैम, वहाँ से निकल रही है, और इस तरह छोटे डैम्स हैं, बट वो दोज आर स्मॉल डैम्स। बलूचिस्तान में आप देखें तो बलूचिस्तान में जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो डिपेंड करता है कारेज के ऊपर, छोटे डैम्स के ऊपर, और पट फीडर और खिरतर कनाल के ऊपर। अच्छा, अब इस सिचुएशन की वजह से जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पानी कम हो गया है हमारे इस इंडस बेसिन सिस्टम में, बलूचिस्तान को पिछले 2 साल से पानी नहीं मिल रहा। जो पट फीडर कैनाल है और जो नसीराबाद को फीड करती है, और जो केरसर कैनाल है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। अभी तो शायद आई थिंक कोई 10% या 5% भी नहीं है। अच्छा, अब इसी को अगर आप देखें तो ये इस सिचुएशन के साथ, जब ये सिचुएशन हो तो ये पानी कहाँ चला गया एकदम, और पानी किधर गायब हो गया। ये जब उरी का वाक़या हुआ तो मोदी ही वेंट टू कश्मीर, और एक लफ्ज़ कहा था मोदी साहब ने कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली, और उसके बाद से ही जो है वो इंडिया ने बहुत एग्रेसिव ये सारा कुछ शुरू कर दिया। अच्छा, जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो पुलवामा के बाद जो उनके मिनिस्टर हैं पावर, वाटर एंड पावर का, उसने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान का पूरा पानी रोकने लगे। सो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब उन्होंने रोका नहीं, लेकिन अनाउंस कर दिया। अगर रोका भी तो इस तरह से रोका कि हमें शायद पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि पहले उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी पानी रोकने की, लेकिन अब 2019 ऑनवर्ड उनके पास ये पूरी तरह से कैपेबिलिटी है कि वो हमारा पानी रोक सकते हैं। और वो हमारा पानी कैसे रोक सकते हैं? देखिए, जो चनाब रिवर है इसके ऊपर हमारी सारी एग्रीकल्चर मेन अब डिपेंड करती है, और चनाब के ऊपर सबसे ज़्यादा डैम्स बनाए जा रहे हैं। एज़ फार एज आई नो, ये मेरे पास बहुत सारे लिखे भी हुए हैं, 24 डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चनाब के ऊपर बन गए, और वो बने हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि चनाब का जो कैचमेंट एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में, जो पंजाब से पीछे है। सो ना हमारी वहाँ पे एक्सेस है, ना हमें पता चलता है, ना हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
तो वो बहुत पीछे जो उन रिवर्स के जो माउंटेन गॉर्जेस हैं, जो बहुत सारे गॉर्जेस मिलके एक रिवर बनते हैं। रिवर तो ये बनता है पंजाब कश्मीर की बहुत स्लोप पे आके, यानी ये हेड मराला से कोई 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ऊपर जाके सही रिवर बनता है। उससे पहले तो बहुत सारे माउंटेन गॉर्जेस हैं जो डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं। उन्होंने वो सारे माउंटेन गॉर्जेस जो बड़े थे उनके ऊपर डैम्स बना लिए। उससे इवेंचुअली चनाब जो है उसका पानी बहुत अफेक्ट हो गया। सेम वे दे आर डूइंग इट विद झेलम, वुलर बैराज आपको पता है, बगलियार पता है। सेम वे दे आर डूइंग ऑन इंडस जो किशन गंगा है। फिर ऊपर टॉप के ऊपर अभी लद्दाख के ऊपर वो बहुत सारे जो उसका कैचमेंट एरिया है इंडस का, उसको वो काबू कर रहे हैं, वहाँ से जो छोटे माउंटेन गॉर्जेस हैं और उसके ऊपर डैम्स बना रहे हैं। सो एक बहुत एग्रेसिव तरीके से इंडिया जो है वो एक वाटर वॉर उसने हमारे अगेंस्ट डिक्लेयर की। अच्छा, और आयरनी ये है कि यहाँ पे हमें उसका अदराक नहीं है। एक वाटर कमीशन हमने मुकर्रर कर दिया। वाटर कमिश्नर हम ये लगता ये है कि बस ही विल गो, ही विल विजिट, ही विल कम बैक, सबमिट हिज नोट्स, और वो नोट्स भी पब्लिक नहीं होते, उस पर भी कुछ नहीं होता। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम उस वक़्त रिएक्ट करते हैं, हम उस वक़्त जाते हैं, उस वक़्त हम बात करते हैं जब वो प्रोजेक्ट वहाँ पे इंडियन टेरिटरी में शुरू हो चुका होता है और वो किसी कल्मिनेशन की स्टेज पे होता है, या अपना एक थ्रेशोल्ड जो कंस्ट्रक्शन का या डेवलपमेंट का थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर चुका होता है। अब जब हम उनको कहते हैं कि आप इसको रिवाइज करें, तो वो उसको रिवाइज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो बेस किया होता है या एनेक्स सी के ऊपर, या एनेक्स डी के ऊपर, या एनेक्स ई के ऊपर। और जब हम उनको आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेके जाते हैं तो वी लूज दोज केसेस। हम 2 दफ़ा केस लूज कर चुके हैं बिकॉज एनेक्स में तो लिखा हुआ है। सो एक्चुअली ये जो एनेक्सेस हैं, आई थिंक ये जो है द डेविल इज इन द डिटेल, राइट। और ये डिटेल जो है वो आई थिंक हमारी वाली साइड पे इसकी माजरत के साथ मुझे लगता है कि तैयारी नहीं होती। बिल्कुल, मतलब इसका कि डिप्लोमेटिक इसकी डायमेंशन भी है वाटर क्राइसिस की। Yes. और इंडिया, जहाँ तक आपकी भी डिस्कशन से लगा, इंडिया प्लेज अ बिग रोल इन दी वर्सनिंग ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, Yeah. राइट। बट आपने जो सेकंड पार्ट किया है, हमारा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कंसिडरेशन, तो आप बताइए कि इतना इंपॉर्टेंट इशू है और आपने बताया कि एवर सिंस आवर इंडिपेंडेंस चल रहा है, तो कोई हमारी वाटर पॉलिसी या वाइडर एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर वाटर का कोई एक सिग्निफिकेंट जिक्र कोई है इसके ऊपर? मतलब क्योंकि अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम एंटिसिपेट तो क्लियरली नहीं कर पा रहे कि इंडिया क्या करने जा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते, या पॉलिटिकल विल नहीं है, लेजीनेस है, व्हाटएवर द रीज़न इज़। बट क्या आपको लगता है कि कोई हमारी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मल पॉलिसीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करती है? अगर नहीं तो व्हाई नॉट? देखिए, अगर वाटर पॉलिसी हो तो वो वाटर पॉलिसी जो है ना ग्लेशियर से शुरू हो, माउंटेन गॉर्जेस पे आए, फिर रिवर्स पे आए, फिर एक्वाफर पे आए, फिर एक्वाफर के बाद डोमेस्टिक यूज़ के ऊपर आए, फिर नॉर्मल मेरे और आपके टैप तक आए। तो ये तो कोई पॉलिसी हुई ना जो पूरे वाटर को, अब आप जस्ट अक्रॉस आप देखें, मतलब आपको अपने एनिमी से सीखना चाहिए। और एनिमी जो है वो, मतलब एनिमी सबसे अच्छा टीचर होता है आपका, क्योंकि वो अगर आप एनिमी को देख के भी नहीं सीख रहे तो इसका मतलब है कि द नेक्स्ट बैटल यू विल लूज, because what preparations enemy is doing, and if you are not doing to counter that, तो you will absolutely lose. देखें इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है कि उन्होंने जगह जगह ऑलमोस्ट हर किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर, इवन शहरों के अंदर उन्होंने रेन हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स बना दिए। इवन गली के कोनों में रेन हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने जगह बना दी हैं। जो पॉन्ड्स थे जो उनके ड्राई हो चुके थे, उनको दोबारा से भर डाल के और थोड़ी सी ट्रीटमेंट करके उनको दोबारा से फिल करके नेचुरल पॉन्ड्स बना दिया है। रेन की कैचमेंट एरियाज़ जैसे गांव के बाहर होता है, जो जिसको हम छप्पड़ और नॉर्मल चीज़ें कहते हैं, जो पॉन्डेज होती है, उसमें पॉन्डेज क्रिएट कर दी है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों के ऊपर जो उनकी जो कैनाल्स हैं उसके ऊपर वो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। उसके 2 फ़ायदा, एक तो ये कि ज़रा कैनाल हर वक्त सनलाइट से लिट रहती है, तो आपको जो अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर आयन्स हैं वो बेहतर अवेलेबल होते हैं और आयनाइजेशन बेहतर होती है। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि जो पर्कुलेशन है, जो एवेपोरेशन है कैनाल की, वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसकी छत बन जाती है। सो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स मैं तो अभी सही तरह से गिनवा भी नहीं सकता। अगर आप, बिकॉज उनकी एक वाटर पॉलिसी है और वो वाटर पॉलिसी माउंटेन से, हिमालयाज से, गॉर्जेस से होती हुई, रिवर्स से होती हुई, टैप तक जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनाई। और हम अभी मैं जो है वो हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनका मैं कुछ दिनों पहले ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जी हम बहुत स्वे वाटर क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और हमें ये चाहिए कि हम पानी को कंजर्व करें।
हम घर में पानी जो है कम इस्तेमाल करें, हम गाड़ियाँ ना धोएं, हम राइट, दिस इज़ गुड, कंजर्व करना चाहिए। लेकिन देखिए हमारी जो पानी की, अगर हम हमारी जो टोटल जो हम पाई को ब्रेक डाउन करें, जो हमारे पास अवेलेबल पानी है, तो 8% पानी यूज़ होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, सारे शहरों के लिए, अर्बन यूज़, ऑल अर्बन यूज़। 23% पानी यूज़ होता है इंडस्ट्री के लिए, 69% पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। तो आप 8% में से जितना भी बचा लें, शायद आप 1% या 2%, क्योंकि यू हैव अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उधर से आप बहुत ज़्यादा नहीं बचा सकती। यू कांट टेल पीपल कि आप यू डोंट टेक बाथ्स, आप पानी इस्तेमाल ना करें। एक हद तक ठीक है, आप एजुकेट वहाँ पे भी करना चाहिए, लेकिन पानी जो आपने अवेलेबल करना है वो 69% को अवेलेबल करना है। वो तो 69% आपका किसी ने ले लिया, अब आप 8% पे कंजर्व करेंगे तो आप कितना पानी कर लेंगे? देखिए जो सूरत हाल है, जैसे अभी पहले बात कर रहे थे, वो वाटर क्राइसिस की वजह से इतनी स्वेयर हो रही है कि साउथ पंजाब के अंदर जो क्रॉप्स हैं वो बहुत काफ़ी हद तक डैमेज हो गई हैं। आम की जो फसल है, इस दफ़ा वो न्यूज़ की खबर है कि 50% लेस प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बिकॉज जब राइपिंग स्टेज पे आता है, जब उसके ऊपर वो बड से फ्रूट बन रहा होता है, तो दैट टाइम उसको आम के पौधे को पानी चाहिए होता है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो हमारी फसल थी गंदम की, वो बिकॉज ऑफ द हीट वेव एंड अगेन एज अ रिएक्शन टू द हीट वेव देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर विच वाज नॉट देयर, सो वो भी इफेक्ट हुई। आगे आपकी फसल आ रही है चावल की, और चावल की फसल के लिए आपके पास पानी नहीं है। चावल की फसल जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे तो लग जाएगी, लेकिन थोड़ी सी चावल, काफ़ी हद तक चावल अब सिंध में भी लगता था, काफ़ी हद तक चावल जो है साउथ पंजाब में भी लगता था। उसकी जो कोर्स वैरायटी है बहुत अच्छा, तो जो बासमती है, सुपर कर्नल बासमती, और ये जो है कायनात अच्छी जो उसकी किस्में हैं, वो तो सेंट्रल पंजाब आपके गुजरांवाला, शेखुपुरा लगती हैं। यहाँ तो अभी भी लग जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे तो मीठा पानी है ज़मीन के नीचे, लेकिन ये कब तक लगेगा यहाँ पे चावल? अगर पानी दरियाओं में नहीं आएगा तो आपके एक्वाफर रिचार्ज नहीं होंगे। ये जो पानी जो चावल सेंट्रल पंजाब में लगता है वो इसलिए लगता है कि नीचे से एक्वाफर चार्ज होता है, तो आप ट्यूबवेल से निकाल लेते हैं पानी। लेकिन अगर रिवर में पानी कम हो जाएगा तो एक्वाफर में भी पानी कम हो जाएगा, और सिंध में और उन जगहों पे अब आप राइस नहीं लगा सकते। इस तरह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस। और आप इवन बलूचिस्तान के अंदर 2 साल से, मैंने आपको बताया, पानी नहीं है, तो लोगों ने कुछ जगहों पे अपने सेब के बाग काट लिए क्योंकि 2 साल से वो पानी नहीं दे सके, और उसको एज अ फायरवुड बेच रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ना, आई थिंक ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन, और इसका हमें एक पूरे तरीके से एक होलसम पॉलिसी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, दिस पॉलिसी इज़ एक्चुअली द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ इट, क्योंकि हज़रत मूसा की जो कौम थी वो ग़ुलाम बनी थी बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज फ़िरौन हैड एक्सेस टू द फूड, एंड द रीज़न वाई ही हैड एक्सेस टू द फूड बिकॉज ही हैड द कंट्रोल ओवर रिवर नाइल। एब्सोल्युटली। सो ये दिस, अगर आप ये एनालॉजी लेते हैं तो यू कैन विजुअलाइज दैट व्हाट इज़ कमिंग टू अस। बिल्कुल सर। और फूड के ऊपर अगर बात करें, जो कि वेरी क्लोजली टाइड टू दिस वाटर क्राइसिस, पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन द सेकंड नंबर in terms of the most vulnerable country to rising food prices। तो जिस तरह आप बता रहे हैं, ना सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं ग्लोबली पाकिस्तान में भी, बल्कि उसकी अवेलेबिलिटी भी आइटम्स की इटसेल्फ रिड्यूस हो रही है। तो हमारे डुअल चैलेंजेस बन रहे हैं हमारे लिए। एक तो इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, एंड सेकेंडली आप बता रहे हैं कि क्रॉप्स यील्ड्स वो नहीं आ रही। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉलिसी फॉर दिस। बट सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि इस सब की ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डायमेंशन अभी हमने डिस्कस भी की, इंटरनेट पे जाएं, PID दीगर इदारों ने काफ़ी कुछ इसके इकोनॉमिक डायमेंशंस पे लिखा है, नेचुरली बनती भी है। बट इसकी सर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इस सब की, जो वाटर क्राइसिस है और जो आपने उसकी आगे बताई हैं डायमेंशंस डिफरेंट, तो उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? इसके ऊपर कुछ आप एनलाइटन करें प्लीज़। देखिए उसामा, 1991 में जो प्रोविंसेस का वाटर अपोर्मेशन एकॉर्ड हुआ था, जिसमें कि वाटर की डिवीज़न जो है वो था कि डिवाइड किया जाएगा पानी को, ताकि सूबों को आपस में झगड़ा ना हो। अच्छा, अब क्यों किया गया था? क्योंकि जिस तरह से इंडिया हमारा अपर रिपेरियन है, इसी तरह से पंजाब भी अपर रिपेरियन है, सिंध का और बलूचिस्तान का वो लो रिपेरियन। और हमेशा से ये होता है कि लो रिपेरियन को ये होता है कि जी जो पानी है वो मेरा काम आ रहा है, क्योंकि वो ऊपर से आता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम द हाइट,
वो जिसको मजाक से कहते भी हैं कि जी पानी हमेशा शेर से भेड़ की तरफ बहता है। तो वो जो नीचे वाला है वो अपने आप को ये समझता है कि मेरे जो है ना राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और हमारे साथ तो हो रहे हैं, हम तो देख रहे हैं इंडिया कर। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ऐसा किया गया था कि जो पानी दिया गया था वो पंजाब को वो 46-47% दिया गया था, और सिंध को जो था 42% दिया गया था, और बलूचिस्तान को 3%, और बाकी जो परसेंटेज 8-10% बनती है वो दैट वाज फॉर द केपी। अब आप देखिए कि 3% ऑफ द वाटर वाज अपोर्शन्ड फॉर बलूचिस्तान, और उसकी 2 कैनाल्स थी जो उसको इस 3% से फीड करना था। बलूचिस्तान की कोई जब ये अकॉर्ड हुआ तो बलूचिस्तान की एक रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको एक कैनाल और दी जाए जिसको कच्ची कैनाल कहते हैं। उससे ये होगा कि उसका जो स्प्रेड है, एग्रीकल्चर स्प्रेड है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है। ये देखना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान एग्रीगेरियन इकॉनमी नहीं है, पूरा पाकिस्तान हाइड्रोलॉजिकल सोसाइटी नहीं है, पूरा पाकिस्तान जो है वो फिजियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। फिजियोक्रेटिक मीन्स कि वो स्टेट जो कि सिर्फ अपनी वेल्थ के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती। सो जो बलूचिस्तान है उसकी वेल्थ डिपेंड करती है, एक तो 2 सेक्टर्स पे कहा जाता है। एक तो मिनरल्स जो आज तक हमने निकाले नहीं है, तो मिनरल्स को तो आप छोड़ दें। दूसरी जो उसकी बलूचिस्तान की जो वेल्थ डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है जानवरों के ऊपर। वो जो एनिमल कीपिंग है, और जो बहुत अरसे से वहाँ पे लोग जो है वो, बिकॉज बलूचिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेंज लैंड है, वो कुदरती रेंज लैंड। और आप हैरान होंगे, भी आपने क्लाइमेट की बात की, बलूचिस्तान वो वाहिद रेंज लैंड है जो मीथेन प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इतना स्पार्स डिस्टेंसेस हैं, और जिस पे वो जो जानवर हैं वो जो चारा वहाँ से खाते हैं, जो बूटियाँ लेते हैं, जिस पे वो जो फॉलेज है जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, वो इतना स्पार्सली ग्रोन है कि वो कंसंट्रेशन ही नहीं होती ना जानवरों की और ना उस ग्रीनरी की कि वो वहाँ से मीथेन प्रोड्यूस हो सके। लेकिन उसके बावजूद येट सबसे ज़्यादा जानवर जो हैं वो बलूचिस्तान में होते हैं, और वो उनका एक वे ऑफ लाइफ है। अच्छा, अब जब बलूचिस्तान ने, जब आपने बात की ना कि कंट्री पे क्या इफेक्ट होंगे, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जब बलूचिस्तान ने ये कहा कि आप एक कैनाल निकाल दें, तो होना ये चाहिए था, और सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट थी कि 10,000 से 12,000 क्यूसेक पानी जो है उसके अंदर आ जाए। उससे होना ये था कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो एडिशनल हैं बलूचिस्तान के, उनके अंदर कैनाल्स निकल आती, उनके अंदर ज़मीन आबाद हो जाती, और 3 लाख एकड़ के करीब ज़मीन जो थी वो एग्रीकल्चर कवर के अंदर आ जाती। अच्छा, अब जो बलूचिस्तान में आज जो इशू हो रहा है, और ये वही 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इस वक्त ट्रबल है। आप मुझे बताएं कि वहाँ पे करने को अभी कुछ नहीं है, वहाँ पे काम नहीं है, वहाँ पे जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल सेटअप्स आए या जो भी फैक्टर्स थे, मैं उनके ऊपर नहीं डिटेल में नहीं जाता, उनकी वजह से लोग जो हैं वो फारिग हैं, उनके पास या चराने के लिए जानवर हैं, या अब जो अर्बनाइजेशन हो रही है तो वो ज़ाहिर है वो उनके जो वोकेशंस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो अगर वो उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी चला जाता, नहरें बन जाती और एग्रीकल्चर शुरू हो जाती, तो उनके भी बाग होते, जैसे सरगोदा में लोगों के बाग हैं, जैसे मुल्तान में लोगों के बाग हैं, तो वो बेहतर हो जाते, और ये जो डिस्टर्बेंस है इन 4 डिस्ट्रिक्ट से तो ख़त्म हो जाती। और यही वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपकी कोस्ट, इसके बाद आगे कोस्टल लाइन आ जाती है, तो डिस्टर्बेंस का जो आर्क है मैं समझता हूँ वो ख़त्म हो जाता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और उसके कोई 30% कैनाल पे काम हुआ, उसके बाद आगे काम नहीं हुआ, तो ये करना चाहिए था। अब उसके लिए आपके पास पानी नहीं है। अब अगर आप कच्ची कैनाल निकालेंगे और उसको कंप्लीट भी करते हैं 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, तो पानी कहाँ से लाएंगे? पानी तो आपका ऊपर से रोक दिया। सो अब इस तरह की चीज़ें। अब दूसरा आप ये देखिए कि अब सिंध है, सिंध के अंदर कोटरी से नीचे और गुद्दू बैराज से नीचे और इवन साउथ पंजाब में पंजनत से नीचे पानी नहीं जा रहा, बिकॉज पानी अवेलेबल नहीं है। गुद्दू बैराज के अंदर और सखर बैराज के अंदर जो पेरिनल कैनाल हैं उसमें से 3 सखर बैराज की बंद हैं, 2 गुद्दू बैराज की बंद हैं, और वो के पेरिनल कैनाल जो कि सिंध को जो है इरिगेशन जिस पर डिपेंडेंट है। सो 30 से 40% जो जिन इलाकों को अभी पानी जाना चाहिए वहाँ तो पानी जा ही नहीं रहा। सो एग्रीकल्चर, इसका मतलब है चलें आप 60% नहीं, 50% नहीं, 30% तो सिंध की एग्रीकल्चर रिड्यूस हो गई। वो लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? कभी किसी ने ये सोचा? अब एक बंदा है जिसने ये फसल लगानी थी और वो फसल नहीं लगा सक रहा, उसके क्या सेंटिमेंट्स हैं? वो इस वक्त खड़ा होकर क्या बात कर रहा है, किस गवर्नमेंट की बात कर रहा है
किसको वोट देना चाहता है, वो किस पॉलिटिकल डिवाइड पे किस साइड पे है, और वो तो ये क्वेश्चन करेगा ना कि जी पंजाब ने हमारा पानी रोक दिया बिकॉज पंजाब अपर रिपेरियन है, पंजाब के पास तो पानी नहीं है। अच्छा, एक और जो बहुत टेक्निकल गड़बड़ हुई वो ये हुई कि जब ये वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड हो रहा था तो उस वक्त जो डाटा लिया गया वो 78 से 82 का लिया गया। 1978 से लेके 5 साल का डाटा लिया गया और उसकी बेस पे सूबों का पानी तकसीम कर दिया गया। अब पानी जो है इंडस वाटर बेसिन के अंदर 82 वाला नहीं है, पानी ऑलरेडी बहुत रिड्यूस हो चुका है। लेकिन अब आप जब सिंध को कहते हैं कि जी मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल 50,000 क्यूसेक पानी दूंगा, तो 50,000 क्यूसेक तो अब सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, तो सिंध ने उसके मुताबिक अपनी कैनाल्स बना लिए हैं, उसके मुताबिक आगे जो है ज़मीनें आबाद हो गई हैं, अब आगे पानी नहीं आता। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी वजह से फिर एक बैड टेस्ट पैदा हो रहा है। अब आपका डाटा गलत है, आपने जो अपॉर्चमेंट किया पानी की वो एक उसके ऊपर किया है जो आपने किया, उसके बाद सिस्टम के अंदर पानी नहीं आ रहा, इंडस में पानी नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात की जाती है कि जी हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए, क्योंकि हमारा जो रिवर सिस्टम है ये ग्लेशिएटेड रिवर सिस्टम है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशिएटेड रिवर सिस्टम है, जिसके लिए रब ताला ने बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वो बर्फ़ के स्नो के बना के रख दिए थे कि वो आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकें। अब अगर हमें ये कहा जाता है कि जी ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जी कोई आउट ऑफ 6,200 ग्लेशियर्स पाकिस्तान के 3,000 जो है वो डिसअपेयर हो गए और मेल्ट हो गए। आपको पता है एक ग्लेशियर तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है। अच्छा, ये डाटा भी अब इसको भी आई थिंक कि रिसर्च करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के 3,000 ग्लेशियर्स गायब हो गए हैं तो ये बहुत अलार्मिंग है। अगर गायब हुए हैं तो कौन से गायब हुए हैं, किसी के पास उसका डाटा नहीं है। मैं तो जिससे भी पूछता हूँ, मैंने बहुत सारे रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे तो मैक्सिमम 20 से 30 ग्लेशियर से ज़्यादा कोई नाम नहीं मिले। लेकिन कहा जाता है ये डाटा कौन दे रहा है फिर 6,000, तो क्या ये कहीं ये जस्टिफाई करने के लिए जो इंडस रिवर सिस्टम से पानी ख़त्म हुआ है हमें ये कंसोलेशन दिलाने के लिए या हमें वो करने के लिए कि जी ये आप आराम से बैठ जाएं कि हमारा तो मतलब हमसाये का कसूर नहीं है, ये तो ग्लेशियर्स का कसूर है। तो somebody has to go into these details, somebody has to dig inside और देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और ये जो वाटर एग्रेशन हो रही है, जो वाटर टेररिज्म हो रहा है, इसमें क्लाइमेट का कितना असर है, इसमें हमारे हमसाये का कितना हाथ है, इसमें हमारी कितनी नालायकी है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि क्लाइमेट, इवन दो कि क्लाइमेट जो है वो बहुत स्वेयर हो गया है, क्लाइमेट जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बट इवन देन मैं उसको 5 से 10% दूंगा कि वो दैट इज़ द रीज़न। रेस्ट 90% जो रीज़न है वो हमसाया और हम खुद हैं, जिसकी वजह से हमारी ये मिसमैनेजमेंट। मैं एब्सोल्युटली सर। और ये जो वो वाई नेशंस फेल एक बुक है सबकी फेवरेट, हालांकि उसकी उन ऑथर्स ने और भी किताबें लिखी हैं, वो भी पढ़नी चाहिए। बहरहाल उसके अंदर एक चीज़ है इन फाइटिंग, मतलब मुल्कों के दरमियान या कम्युनिटीज़ में या ट्राइब्स में इन फाइटिंग भी उन्होंने एक रीज़न बताई है, अ कॉज फॉर फेलियर ऑफ अ नेशन या प्रोग्रेस नहीं कर सकती। तो इस डिस्कशन से ये लग रहा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इटसेल्फ नहीं, बल्कि ये जो वाटर का इशू है ये इन फाइटिंग की तरफ लेके जा सकते एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो मतलब इसी से रिलेटेबल सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब ये इतनी इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की, और अगर आप टीवी ऑन करें, और मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग, तो या तो पर्सन सेंट्रिक न्यूज़, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, या पार्टीज़ पीपीपी, नून लीग, पीटीआई, या कोई लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, मतलब आप ये थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी एग्जैजरेशन सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। कभी कभार इकोनॉमिक्स पे कोई बात कर लेता है जो कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, बट ये वाटर के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर मैंने तो पर्सनली सर नहीं देखा कि प्रॉपर कोई डेडिकेटेड शो हुआ हो, या हमारी कोई प्रॉपर इसके ऊपर जिस तरह NSP अभी आई है इस तरह की कोई इन्होंने ऑर्गेनाइज करके कोई ब्रेनस्टॉर्म करके पॉलिसी निकाली हो। तो व्हाई डू यू थिंक कि इसका कोई नैरेटिव ही नहीं बना? क्योंकि जब तक किसी चीज़ का नैरेटिव ही नहीं बनेगा तो उसका ना पैराडाइम बनेगा ना पैराडाइम शिफ्ट आएगा। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए उसामा, जो NSP आई है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, अब देखिए कि अगर आप वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का बेसिक थीम क्या है, वो थीम ये है कि अब हम जो है वो बैरी वुज़ान की थ्योरी को मानते हुए, अब हम और जो लिबरल स्कूल है उसको फॉलो करते हुए हम अब जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से नॉन ट्रेडिशनल की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी,
क्लाइमेट सिक्योरिटी, बहुत सारी जीनोम सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें। अच्छा, आप अगर अब उसकी तरफ जा रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि इसमें यानी नॉन ट्रेडिशनल हो गया, नॉन ट्रेडिशनल में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो बुल्ले शाह का एक मिसरा है कि पंज अरकान इस्लाम दे ते छठा बुलिया टुक, यानी टुक मीन रोटी खाना, टुक ना होवे ते पंजों जांदे मुख। बिल्कुल राइट। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो जो फूड सिक्योरिटी जो हमें हिस्ट्री बताती है और जो हमें हिस्टोरिकली जो जैसे हमने पहले बात की थी, इवन 3000 BC से लेके आज तक आप देखें तो एक्चुअली जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इशू है वो फूड है। राइट। जब फूड ख़त्म होता है, अब आप देखते हैं इवन बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आती हैं कि जी फ्ला पेरेंट्स ने बच्चा किसी को दे दिया बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड द फूड एंड ऑल। तो ये इस एक्सट्रीम पे बंदा कब जाता है? जब उसके पास फूड नहीं है। और ये जो इंसान ने जब केव से निकल के जब एग्रीरियन गैदरर हंटर्स बना और उसके बाद एग्रीकल्चर शुरू की और उसके पास जब सरप्लस हुआ, तो ये सारी गेम एक्चुअली सरप्लस फूड से, सरप्लस फूड हुआ तो उसने वेपन्स बनाए, सरप्लस फूड हुआ तो वो जंगों की तरफ चला गया, सरप्लस फूड हुआ तो उसने अलायंसेस किए, सरप्लस फूड हुआ तो उसने उस फूड को बार्टर करके जो है वो कंट्रीज़ को कॉन्कर किया, एम्पायर्स बनी। सो एक्चुअली फूड तो हमारे जीन्स में और हमारी हिस्ट्री में बिल्कुल साथ साथ इट्स फ्लोइंग विद अस। और अगर फूड का जो ताल्लुक है वो उस प्रोडक्शन से है, प्रोडक्शन जो है वो पानी से होनी है और ज़मीन से होनी है। दो एसेट्स कंट्री के सबसे बड़े एसेट होते हैं, एक उसकी लैंड और एक उसके वाटर रिसोर्सेज, और उसके ऊपर फिर लोग। ज़ाहिर है अब आप डेमोग्राफी की, अब ये देखें, हम असल में सारे का सारा बाहर का जो डाटा आता है हम उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं वो कल एक किताब देख रहा था मैकेंजी वॉक की, वो कल्चरल थ्योरिस्ट हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं। तो वो क्लाइमेट के ऊपर बात करते हुए वो कह रही थी, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें जुमला लिखा हुआ था कि वी आर ऑन आवर ओन। अभी यू, मी एंड एवरीबडी हु इज़ देयर इन द स्टूडियो, एंड वी ऑल ऑफ अस आर एट आवर ओन। उसकी वजह ये है कि जब क्लाइमेट टेक ओवर करेगा चीज़ों को, तो क्योंकि आपने वो जो ग्लोबल कॉमन्स इतने डिस्टर्ब कर दिए हैं कि वो ग्लोबल कॉमन्स अब इंसान के बस में नहीं है। देखें, आप स्पेस को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो अर्थ का मेंटल है वो उसकी ग्रेविटेशन चेंज हो रही है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वेदर है, ये एक्चुअली बनता कैसे है। ये ऐसे बनता है कि जो ग्रेविटेशन है वो उस ग्रेविटेशन अर्थ के मेंटल से बन रही है, उसके अंदर रोटेशन हो रही है। जो कुरान भी कहता है ज़मीन जिंदा है, ज़मीन इज़ लाइव, तो उसकी जो रोटेशन हो रही है उससे ये बन रहा है, और वो एटमॉस्फेयर को और इन गैसेस को अपनी तरफ खींच के रखता है। अदरवाइज़ तो ये एटमॉस्फेयर में कहीं गायब हो जाए, कहीं वैक्यूम में चली जाए। सो ये बहुत सारी जो डिस्टर्बेंस हो रही हैं, आई थिंक ये इश्यूज़ हैं जिन पे बात करनी चाहिए। और हमारा जो पॉलिटिकल इस वक्त नैरेटिव चल रहा है, एक और बात बड़ी खूबसूरत थी मैकेंजी की, उसी किताब में लिखी हुई थी कि अब टाइम आ गया है कि हमें नए नैरेटिव देने चाहिए, नई थ्योरीज देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि फैक्ट्स नए सामने आ गए, फैक्ट्स चेंज हो गए। अब फैक्ट्स वो नहीं हैं जो आज से 20 साल पहले के फैक्ट थे। तो अब थ्योरी वो कैसे चल रही है, अब नैरेटिव वो कैसे चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हम एक्चुअली फ्रोजन इन टाइम हैं। हम अभी भी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि जिसमें पार्टीज हों, जिसमें कोई डेमागॉग आ जाए, फिर दूसरा डेमागॉग आ जाए, फिर वो दोनों डेमागॉग्स जो हैं वो पॉपुलेशन को एंगेज करें, फिर वो एक रिटोरिक बनाया जाए, फिर वो फैशिज्म की तरफ चला जाए, फिर वो कल्ट की तरफ चले जाएं, फिर वो व्हाटएवर, बोथ साइड ऑफ द डिवाइड। तो हम इस वजह से हम रियल इश्यूज जो हैं वो कहीं पे भी फिगर आउट नहीं डिस्कस दूर दूर तक नहीं होते सर, दूर दूर तक नहीं। फाइनली सर बस बताइएगा मुझे कि इस सब इशू को, वाटर क्राइसिस को, हमने इसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डोमेन, क्लाइमेट डोमेन भी डिस्कस की है। एक चीज़ जियो पॉलिटिक्स, और उसमें कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर पाकिस्तान वंस अगेन। इसका कोई थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रीफली बस हाईलाइट कर सकें फॉर द ऑडियंस, फॉर द स्टूडेंट्स, हमारे लिए, कि हाउ डज दिस टाई विद वाटर क्राइसिस, कश्मीर का इशू। मैं तो समझता हूँ कि जो हज़रत कायद आज़म थे वो अल्लाह ताला ने उनको आई थिंक डिवाइन नॉलेज अता किया था। जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कश्मीर के लिए कि हमारी जुगुलर वेन है। जुगुलर वेन मीन के जहाँ से सारा ब्लड फ्लो करता है, तो कश्मीर से ही सारे रिवर्स आते हैं। ये जो हमारे साथ सारा कुछ हो रहा है, जो टनल्स निकल रही हैं, अच्छा वो इससे मुझे याद आ गया कि जो हमारे जो इंडियन वाटर कमिश्नर हैं PK सक्सेना, वो 17 साल से इंडियन वाटर कमिश्नर हैं। जमात अली शाह साहब के साथ भी वही डील करते थे, अभी भी वही डील कर रहे हैं। एंड आपको पता है वो किस चीज़ के एक्सपर्ट है? ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ
tunneling the waters, that how to tunnel a river and disappear that river from one place to another. इसी वजह से हमारी जो टनल्स जब हम इंडिया से ये कहते हैं कि अभी हमने इंडिया को कुछ अर्सा पहले कहा कि हमें जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका फ्लो डाटा दिया जाए ताकि हमें पता चले उसमें कितना पानी, विच दे रिफ्यूज्ड, क्योंकि फ्लो डाटा तो सदियों से उन रिवर्स में ब्यास और सतलुज में एक ही आ रहा है, अब उनमें पानी ज़्यादा कैसे हो गया? उनका कैचमेंट एरिया भी वही है। हमारी तरफ तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उस तरफ ग्लेशियर सेम हिमालयाज, सेम हिंदू कुश, सेम माउंटेन रेंजेस एक ही जगह से आ रहे हैं, तिब्बत से निकलते हैं ज़्यादातर, और फिर वो जो लोअर रिजेस हैं ऑफ हिमालयाज की वहाँ पे कई बनते हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है कि उन रिवर्स में ज़्यादा फ्लो आ रहा है और हमारे रिवर्स में फ्लो नहीं आ रहा? एक्चुअली वो टनल्स बना के पीछे से, बहुत पीछे से वो पानी जो है वो डाइवर्ट कर लिया गया। अच्छा, ये जब सब कुछ ये हो रहा था, ये सब कुछ जब चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो आई थिंक कि फिर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी नेशनल पॉलिसी इसकी होनी चाहिए। अब जो मैं समझता हूँ जिस पॉलिसी की अभी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें घंटा भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, इवन वी डोंट हैव एन आवर टू वेस्ट, वो ये वाटर की पॉलिसी है। और उस पॉलिसी के लिए अब हमें इसको एज अ होल सम इशू देखना पड़ेगा। अभी हम वो जो 8% के ऊपर कंजर्व करा के जो है ना टैब को आप बंद नहीं कर सकते, आपको जो 69% आपका गायब हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी जो है वो एक फिजियोक्रेटिक सोसाइटी है, बिकॉज बल्क ऑफ द तो जो लोग हैं वो तो लिंक्ड है एग्रीकल्चर से, बिकॉज आपका बल्क रहता ही पंजाब में, और पंजाब है ही एग्रेरियन, सिंध है ही एग्रेरियन, लेकिन बलोचिस्तान और केपी जो है वो उतने एग्रेरियन नहीं है। बलोचिस्तान तो खैर बहुत कम एग्रेरियन है, लेकिन केपी भी किसी हद तक एग्रेरियन है, लेकिन उतना नहीं है जितना पंजाब और सिंध है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सोसाइटी को अभी एक मर्केंटाइल सोसाइटी भी बनाना है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है, आपने सर्विसेज की तरफ भी जाना है। तो एक होलसम पॉलिसी जो कि इस वाटर पॉलिसी के साथ ही लिंक हो वो बनानी पड़ेगी। अब वाटर पॉलिसी के अंदर आई थिंक ये मेरी अपनी सजेशन है कि आपको एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। इरसा तो है जो कि वाटर अपोर्शमेंट करती है, वापडा भी है जो कि डैम्स बना रहा है, सारा कुछ कर रहा है। आपको ये करना चाहिए कि आपको जो एक्वाफर अथॉरिटी है वो बनानी चाहिए। ज़मीन से जो डीप डाउन जो माइनिंग हो रही है पानी की, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक्वाफर जो है वो रिचार्ज नहीं हो रही, उसकी भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको मॉनिटर करे। आप आजकल तो इतनी ज़बरदस्त जियोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, आप एक किसी भी एरिया में आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और एक आपकी जो है कंजर्वेटिव सेटअप होना चाहिए जो आपके ग्लेशियर्स को मॉनिटर करे, क्योंकि जब तक आप ग्लेशियर और एक्वाफर को रिवर्स के साथ लिंक नहीं करेंगे, आपका जो अवेलेबिलिटी तो एक्चुअली आपकी वहाँ से है, आपकी अवेलेबिलिटी या ग्लेशियर से है या अवेलेबिलिटी एक्वाफर से है। रिवर तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपके ख़त्म हो रहे हैं, और जब उनमें आता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, देखिए तरबेला बना 70 में, 67 में मंगला बना, उसके बाद से कुछ नहीं बना। अब आपने तरबेला बना लिया। इंडियंस को अब अगर देखें तो दे मेक जो डैम्स बनाते हैं वो वर्टिकल चेन्स में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डैम बना है जो कि 6000 फीट के ऊपर है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे अगला डैम उसी रिवर के ऊपर 7000 फीट पे बनेगा, उससे अगला डैम जो है वो उसी रिवर के ऊपर 5000 फीट पे बनेगा। उससे एक तो ये होता है कि सिल्टिंग नहीं होती और आपके ऊपर मल्टीपल स्टोरेज होती है, और तीनों डैम्स की स्टोरेज भी कम नहीं होती। अब आपको हमें ये चाहिए था कि हम जैसे ये अभी दामीर भाषा डैम बन रहा है, ये आपको पता है तरबेला के ऊपर है, इंडस के ऊपर है, ये बनना चाहिए था। और तरबेला से आगे आपका कालाबाग बनना चाहिए था। अगर ये चेन आपकी बन जाती तो आपकी जो एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती, आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। लेकिन अब उसमें भी पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं। दामीर भाषा के ऊपर भी पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बना। कालाबाग तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना दिया गया कि उसकी जो रिवर्स स्लोप है वो नौशहरा डूब जाएगा। हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि रिवर्स स्लोप से एक शहर डूब जाए? तो फिर वो इतने सारे इंजीनियर, वो टेक्नीशियन, वो 10 साल की फिजिबिलिटी, वो दुनिया की जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनको करोड़ों डॉलर देना, उनसे साइंटिफिक डाटा लेना, वो कहाँ था? फिर उसका क्या ताल्लुक है? फिर तो ये आप किसी मेसन से तो नहीं बनवा रहे, ये तो बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना आई थिंक कि ये करना चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो आई थिंक अब तो हम रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू
ऑगमेंट करवाने का टाइम उस वक्त था जब तक इंडिया ने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए थे। अब अगर हम इंडिया से कहेंगे जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करना चाहते हैं, वो तो बहुत खुशी से आगे का आप चले जाएं, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वाटर शेयरिंग का वो ये है कि जब आप कोई वाटर एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ करें, एंड इंसिडेंटली कोई 45 कंट्रीज हैं जो रिवर शेयर करते हैं, और कोई 9 रिवर्स तो ऐसे हैं जो 5 से ज्यादा कंट्रीज शेयर करती हैं, लेकिन किसी ने अपने दरिया किसी को नहीं दिए, शेयर करते हैं। दे हैव द मैकेनिज्म ऑफ शेयरिंग द रिवर्स, बट किसी ने दरिया अपने किसी को नहीं दिए। सो ये आई थिंक इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमें जो है वो बहुत टेक्निकली मूव करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक मीटिंग हो उसमें चले जाएं वापस आ जाएं, वो क्या जी हमने 75 मीटर इसकी हाइट रखी है हेड की, हम क्या जी ज़्यादा है, वो क्या ओके हम इसको 70 मीटर करते हैं, तो दोज 5 मीटर्स 10 मीटर्स अब मैटर नहीं करते। बिल्कुल अब जो है वो बहुत अब हमारी एग्जिस्टेंस एज अ कॉम जो है वो स्टेक पे है, बिकॉज सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। और ये जो आपने बात की थी, ये एक्चुअली जो सोसाइटी जो है वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर वाटर क्राइसिस को आपने एड्रेस ना किया तो सोसाइटी, प्रोविंसेस, फेडरेशन, ये सब जो है इनके लिए थ्रेट पैदा हो जाएगा और अनहिंज हो जाएगी। बिल्कुल सर, मतलब इस डिस्कशन से जो पर्सनली मेरा की टेक अवे था कि वाटर क्राइसिस की खाली डोमेन वाटर पे नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक बुरा है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आपका वेरी कंट्री का सर्वाइवल जी। और एक रिक्वेस्ट आखिर में कि खुदा के लिए जो बाहर से डाटा आता है, जो बाहर से टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जो बाहर के प्रोफेसर्स देते हैं, जो बाहर की किताबें मैं भी पढ़ के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, काइंडली कुछ अपना भी चीज़ें उसमें डाल के ना उसको कुछ थोड़ा सा वो आई वुड से कि जी उसको कुछ अपने एंगल से भी उसको रिसर्च ओरिएंटेशन हो हमारी, क्योंकि हर रिसर्च, हर किताब उन लोगों के लिए वो जिसको हम कहते हैं ना साइकोजोग्राफी, वो साइकोजोग्राफी पे डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल। तो वो साइकोजोग्राफी हमारी मुख्तलिफ है, बाकी लोगों की मुख्तलिफ है, वहाँ से आइडियाज़ लिए जा सकते हैं, वहाँ से आप टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकलिटी है उसकी वो बहुत डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये कह देना कि जी क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रही है तो आप ये वाले मेजर्स लें, वो ये वाले मेजर्स उन लोगों को तो सूट करते हैं जिनके मुल्कों में दरिया ही नहीं है, वो तो गाड़ी ना धोएं तो पानी बचा लेंगे, लेकिन हमारे तो दरिया है, हमारी तो एग्रीकल्चर उस पर डिपेंडेंट है। हम गाड़ी नहीं धोएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, हमें वो करना चाहिए, गाड़ी भी मतलब कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हमारा इशू और है, तो हमें अपने एंगल से चीजों को देखना चाहिए। Very well said, sir. It was a very wholesome and comprehensive discussion. Thank you once again for your time, sir. Wonderful. Thank you, ji. Very kind.